ओके जी क्लास, हमारा जो लेक्चर चल रहा था मेन की 7th 8th और जो 10th सॉरी 8 9 एंड 10 में भी, ये जो 10वें लेक्चर तक हम आपकी जो डिस्कशन कर रहे थे वो बेसिकली किस चीज़ पे कर रहे थे? बजट एनालिसिस एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, व्हाई इज टू सो डिफिकल्ट टू बैलेंस द फेडरल बजट। तो इसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे टू आंसर द क्वेश्चन ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड insufficient program tax system fails to raise the revenue needed for the valuable government program. Second point हमने डिस्कस किया था, generally determine the budget deficit could thus be due to the clash between the conservatives who oppose the rising tax and liberals who face the cutting government programs. इसके बाद हमने जो इनके डिस्कस किया था वो किस चीज़ पे, आपके गवर्नमेंट बजट पे और हाउस होल्ड बजट पे, कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो आपने देखा था कि एवरी हाउस होल्ड ऑलवेज फेस द आउटफ्लोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर विद इन देयर इनकम। और इसके बाद हमने पॉलिसी मेकर्स का देखा, पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट इज मेन रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट रिसोर्सेज इन सच गुड्स विच कैन इन्हांस द सोशल वेलफेयर। इसके बाद हमने डिस्कस आपकी किया जो गवर्नमेंट बजट एलोकेशन इज़ मोर कम्प्लिकेटेड एज़ कम्पेयर टू द हाउस होल्ड बजट। इसके बाद जो हमारी डिस्कशन थी वो मीन के हम फर्दर आगे चलते जा रहे थे, और इसमें हम आफ्टर लुकिंग एट द हाउ मॉडल द लॉन्ग रन budgetary consequences of the government intervention, we discuss why should carry about the reducing the budget deficit as a goal of the public policy। ये चीज़ें हमने मीन के डिस्कस की थी। आज हम जो है वो गवर्नमेंट बजट पे बात करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट में ना आपके पास क्या चीज़ होती है, डेट और डेफिसिट की हम बात करते हैं। गवर्नमेंट डेट क्या होता है? गवर्नमेंट डेट इज़ द अमाउंट दैट गवर्नमेंट हैव अ लोन फ्रॉम अदर्स हु हैव लोन्ड इट मनी, कि गवर्नमेंट के पास वो लोन का हिस्सा या वो उधार ली रकम जो अदर लोग्स हैं या मीन के अदर पीपल या अदर जो मीन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन देने के लिए तैयार हैं। द गवर्नमेंट्स डेफिसिट इन कंट्रास्ट इज़ द अमाउंट बाय विच द स्पेंडिंग हैज़ एक्सीडेड इट्स रेवेन्यू इन एनी ईयर, कि आपके पास जो आपका जो गवर्नमेंट बजट है वो आपका डेफिसिट कब होता है? जब आपकी गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड कर जाए आपके आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो लेस देन हो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। द गवर्नमेंट डेफिसिट इज अ फ्लो, दैट डेफिसिट इज द अमाउंट ईच ईयर बाय विच द एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, कि आपके पास डेफिसिट एक फ्लो है जिसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा एक्सीड कर जाते हैं आपके रेवेन्यू से। अब ये देखेंगे, ये आपको एक डायग्राम शो की गई यहाँ पे, बजट डेफिसिट इन द रिसेंट ईयर। ये यहाँ पे एग्जांपल आपको किस यूनाइटेड स्टेट की एग्जांपल दी जा रही है। अब ये देखें कि आपके पास जो रेड कर्व है वो आपको क्या शो कर रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर हैं, और ग्रीन कर्व आपको क्या शो करिए, ये रेवेन्यू है, और जो नीचे ब्लू कर्व है वो सरप्लस और डेफिसिट की बात करिए कि आप सरप्लस में कब हैं और आप डेफिसिट में कब हैं। अब ये देखें कि आप 1965 से जब मूव करते हैं तो इबव जो पैनल है आपका, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको ये शो किया जा रहा है कि आपकी जो फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइन है ये रेवेन्यू की है, कि रेवेन्यू जो है वो क्या है, लेस देन है, और आपके एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है। और ये देखें कि आप कि जो रेवेन्यू है वो 1965 से बिलो देन है आपके, हम कह सकते हैं 2000 तक। 2000 में जब पहुंची आपकी इकानमी तो आपके जो एक्सपेंडिचर थे वो नीचे हो गए और रेवेन्यू क्या हो गया, ज़्यादा। और ये यही वजह होती है कि आपकी जो गवर्नमेंट है हमेशा डेफिसिट फेस करती है, क्योंकि वो टैक्सेस अगर लगाती है तो लोग उससे मीन के बागी होना स्टार्ट कर जाते हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर नहीं करती तो फिर भी क्या करते हैं लोग, गवर्नमेंट को छोड़ने की करते हैं कि हमने इनके साथ नहीं रहना। वाई गवर्नमेंट फेस द बजट डेफिसिट मे बी ड्यू टू द अपवर्ड मार्च इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द लार्ज सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम टू इन्हांस मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, कि आपके जो डेफिसिट हमेशा क्यों रहता है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल प्रोग्राम के ज़रिए सोशल वेलफेयर मैक्सिमम करने की कोशिश करती है, ताकि आपके जो लोग हैं वो क्या करें, मैक्सिमम अपनी अटेनमेंट करें, यूटिलिटी उनकी बढ़े, और जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो। इसीलिए आपकी क्या होती है, गवर्नमेंट डेफिसिट में रहती है, कि उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और उनके रेवेन्यू कम होता है। एंड मे बी टू डिक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू एज सीन इन 1980 शॉर्प टैक्स कटिंग, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेज एरिया परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1980 में क्या किया गया,
जो टैक्स सिस्टम था उसको रिड्यूस कर दिया गया और आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए और जो दूसरे थे आपके पास टैक्स सिस्टम वो क्या हुआ, वो उसको रिड्यूस कर दिया गया। ओके, हाँ, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एज अ रिज़ल्ट लार्ज डेफिसिट थ्रू आउट द डेकेड, के जो आपके पास एक डेकेड का हम देख सकते हैं कि जब मीन के लोगों पर टैक्स सिस्टम है वो रिड्यूस कर दिया गया और जीडीपी मीन के एक्सपेंडिचर जो बढ़ा दिए गए, तो एक डेकेड के लिए मीन के 10 साल के लिए आपका क्या रहा, आपका लार्ज डेफिसिट रहा। Okay, next point. While in the 1990 graph shows the surplus due to taxes, increase and reduction in the military as well as the medical expenditure by the government. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1980 में क्या हुआ, 1980 में ये हुआ कि आपके लोगों पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया गया, रिड्यूस किया गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे हो रहे थे, दो चीज़ों पे हो रहे थे, एक आपके मिलिट्री पर हो रहे थे और सेकंड किस चीज़ पे हो रहे थे, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहे थे, गवर्नमेंट कर रही थी। तो ये जब इनको रिड्यूस किया गया और टैक्सेस बढ़ाया गया तो आपके जो डेफिसिट था वो सरप्लस की तरफ मूव करने लगा। ओके, अगेन इन 2008 टैक्स रिडक्शन एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजट डेफिसिट, कि आपके 2008 में फिर क्या हुआ, लोगों पर टैक्स कम कर दिए गए और आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आप अगेन डेफिसिट में मूव करने लगे। बजट प्रोसेस क्या है, द बजट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग, कि आपकी जो गवर्नमेंट है या बजट किस तरह की मीन की स्पेंडिंग करती है, वो दो टाइप्स की हैं। एक है आपके पास इंटाइटलमेंट स्पेंडिंग, रेफर टू फंड्स फॉर द प्रोग्राम फॉर विच फंडिंग लेवल आर ऑटोमेटिकली सेट बाय द रूल्स सेट बाय द कांग्रेस, कि जो आपके पास पार्लियामेंट होता है या कांग्रेस होती है वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली सेट कर लेते हैं रूल कि आपके जो प्रोग्राम है वो जो प्रोग्राम मीन के लॉन्च किए जा रहे हैं उसको हमने फंडिंग कैसे करनी है। ये आपके पास इंटाइटलमेंट में क्या होती है, स्पेंडिंग होती है। दूसरी है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, रेफर टू द स्पेंडिंग सेट बाय द एनुअल appropriation level that are determined by the Congress, such as spending on the highway or the national defense, कि जो आपके पास मीन के लोगों के फलाह के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिस्क्रिशनरी। और जो मीन के हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, मेडिकेयर है, ये क्या है, इंटाइटलमेंट स्पेंडिंग है। बजट पॉलिसीज़ एंड द डेफिसिट एट स्टेट लेवल, अब ये देखा जा रहा है कि आपके स्टेट लेवल पे आपके पास बजट पॉलिसीज़ और डेफिसिट एट स्टेट लेवल क्या है। वाई फेडरल गवर्नमेंट बजट रिमेन इन द डेफिसिट एज़ कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि आपका जो किसका बजट है, ये आपका बजट जो मीन के हम कह सकते हैं कि जो आपका फेडरल गवर्नमेंट बजट है वो हमेशा डेफिसिट क्यों रहता है एज़ कम्पेयर टू आपकी स्टेट गवर्नमेंट। वाई स्टेट गवर्नमेंट बजट रिमेन ऑलवेज बैलेंस, कि आपके जो स्टेट मीन के गवर्नमेंट है उसका बजट क्यों हमेशा बैलेंस रहता है, बिकॉज ड्यू टू द बैलेंस बजट रिक्वायरमेंट। अब ये दो क्वेश्चन जो ऊपर किए गए कि आपका फेडरल का बजट जो है वो रिमेन इन डेफिसिट एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, के स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट है वो अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू आपके फेडरल के। दूसरा क्या है, वाई स्टेट गवर्नमेंट बजट रिमेन ऑलवेज बैलेंस, कि आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका बजट जो है वो हमेशा बैलेंस क्यों रहता है, वो किस वजह से है, बिकॉज ड्यू टू बैलेंस बजट रिक्वायरमेंट दैट फोर्सेज इट बैलेंस टू इट्स बजट ईच ईयर, स्पेंडिंग इज इक्वल टू रेवेन्यू। बैलेंस बजट रिक्वायरमेंट किस चीज़ को, बीबीआर किस चीज़ को डील करता है, बेसिकली आपके स्पेंडिंग इज इक्वल टू रेवेन्यू। बीबीआर इज नॉट ऑलवेज सेम इन ऑल स्टेट, कि आपके तमाम मीन के अक्रॉस द कंट्रीज आपके बीबीआर सेम नहीं होते। रफली 2/3 ऑफ द स्टेट्स हैव एक्सपोज्ड बीबीआर। अब यहाँ पे दो टाइप्स हैं आपके बीबीआर की, एक्सपोज्ड और एक्स एंड, ये दो टाइप्स हैं। अच्छा जी, मीनिंग दैट बजट मस्ट बी बैलेंस एट द एंड ऑफ अ गिवन फिस्कल ईयर, के आखिरी जैसे कि हम देख सकते हैं कि साल के आखिर में जो है वो आपका बैलेंस बजट होना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, एक्सपोज्ड बीबीआर। अब एक्स एंड बीबीआर क्या है, अ लॉ फोर्सिंग आइदर गवर्नर टू सबमिट अ बैलेंस बजट or the legislator to pass a balanced budget at the start of the each fiscal year, कि मीन के आपके जो कानून साज हैं वो क्या करते हैं, साल के स्टार्ट में ही वो क्या करते हैं, बैलेंस बजट अपना प्रपोज कर देते हैं कि इतने हमें मीन के बजट चाहिए, इसमें से हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना रेवेन्यू से आएगा, और ये आपका बैलेंस वो करके दिखा देते हैं। ओके, एक्सपोज बीबीआर आर फुली इफेक्टिव
रेदर देन द एक्स एंड BBR, कि जो आपके साल के आखिर में बैलेंस बजट करके दिखाया जाता है वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप साल के इब्तिदा में शो करते हैं। वाई डू वी केयर अबाउट द गवर्नमेंट फिस्कल पोजीशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये हमारे चैप्टर के वाइंड अप की तरफ हम मूव करने लगे हैं। ये आपका 4th चैप्टर एंड होने लगा है। देयर आर 2 रीज़न वी माइट केयर एफिशिएंसी एंड द इक्विटी। हम जो आपकी गवर्नमेंट है वो किस चीज़ की बात करती है, हमेशा 2 चीज़ों की बात करती है। एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास एफिशिएंसी और दूसरी क्या है, इक्विटी। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन इफेक्ट मीन के इसकी पहली हेडिंग है इस टॉपिक की, वाई डू केयर अबाउट द गवर्नमेंट फिस्कल पोजीशन। इसमें पहली क्या है, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन effect of the government on the macro economy. One reason to care about the budget deficit has to do with the short run stabilization issues, that is the role of the government policies in fighting to peak and trough of the business cycle। कि आपके जो सबसे बड़ी वजह क्या है कि शॉर्ट रन स्टेबलाइजेशन आपकी गवर्नमेंट करते करते क्या होती है, आपकी फिस्कल पोजीशन जो है वो डेफिसिट में चली जाती है। वो कैसे कि आपके जो बिजनेस साइकिल है वो कभी पीक में चला जाता है, कभी ट्रफ में आता है। तो इसको कंट्रोल अप करने के लिए फिर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, शॉर्ट रन स्टेबलाइजेशन मीन के लाती है जो उसको इशू आ रहे होते हैं। वन रीज़न टू केयर अबाउट द बजट डेफिसिट मीन के एक वजह ये है कि वो क्या करते हैं कि बजट डेफिसिट की केयर करते हैं, हैज़ टू डू विद द शॉर्ट रन स्टेबलाइजेशन इशू। ओके, शॉर्ट रन स्टेबलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड ऑन द 2 फ्रंट्स, या इसके मीन के 2 फेसेस हैं। एक क्या है आपके पास ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन है कि मीन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, अगर थ्रू पॉलिसीज दैट ऑटोमेटिकली कट टैक्स और इंक्रीज द स्पेंडिंग। मीन कि आपके पास ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन क्या है कि आप क्या देखते हैं कि आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली मीन के टैक्स जो आपके टैक्स हैं वो कट कर देती है और फिर क्या करते हैं, इंक्रीज स्पेंडिंग। और इंक्रीज स्पेंडिंग when the economy is an downturn in order to offset the recession induced decline in household consumption level। कि मीन कि जब आपके रिसेशन की तरफ मूव कर रही होती है तो फिर आपकी जो ऑटोमेटिक फोर्सेज हैं वो एडजस्ट होने की कोशिश करती है। सच ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल द अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम, कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम है विच पेज बेनिफिट टू अनएम्प्लॉयड वर्कर टू ऑफसेट देयर इनकम लॉसेज, के जो मीन के आपके पेंशन वगैरह दी जाती है। एक ये मीन के आपकी जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन की जाती है। दूसरी क्या है, डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजेशन, अगर थ्रू द पॉलिसी एक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू ऑफसेट द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ एन underperforming or overperforming economy, for example a tax cut legislated during a recession। मीन के रिसेशन चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी इकॉनमी जो है रिसेशन से निकले और आपकी इकॉनमी जो है बूम मीन के कुछ मीन के स्टार्ट करे प्रोडक्शन, तो आप क्या करते हैं, लोग उसे टैक्स हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये कोविड-19 चल रहा है और हम कह सकते हैं कि आपकी जो कंट्री में है वो रिसेशन इस टाइम चल रहा है क्योंकि आपकी आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ को मीन के आपकी गवर्नमेंट या आपके पॉलिसी मेकर क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप रिसेशन से अब निकलना चाहते हैं तो क्या करें, लोगों से टैक्स हटा दें, टैक्स सिस्टम को रिड्यूस करें, ऑटोमेटिक आपकी इकानमी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। देयर आर द नंबर ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट द स्टेबलाइजेशन रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर आप क्वेश्चन किस चीज़ पे किए जा रहे हैं, आपके स्टेबलाइजेशन रोल ऑफ द गवर्नमेंट। दीज क्वेश्चन हैव नॉट however been the focus field of the public finance for more than the 2 decades, कि जो आपके 2000 और 2020 अब लगा हुआ है, इस 2020 तक इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया। दिस लैक ऑफ द अटेंशन perhaps reflect the conclusion in 1970 the tax and spending tools of the government are not well equipped to fight recession, कि जो आपके 1970 में मीन के लोग थे उनके जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट थी उनके पास जो टैक्स सिस्टम और स्पेंडिंग टूल्स थे वो बेहतर नहीं थे कि वो आपके रिसेशन के साथ फाइट कर सकें। गिवन द लॉन्ग एंड द वेरिएबल लैग्स बिटवीन व्हेन चेंज आर प्रपोज्ड एंड व्हेन लॉज बिकम इफेक्टिव, के मीन के गिवन द लॉन्ग एंड वेरिएबल लैग्स बिटवीन द चेंज एंड द प्रपोज्ड एंड द व्हेन लॉज बिकम इफेक्टिव, के मीन के यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि लॉन्ग एंड वेरिएबल लैग्स बिटवीन व्हेन चेंजेस आर प्रपोज्ड। हाँ, अब ये यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपके ये रिसेशन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं लड़ सकते थे,
एक तो मीन के उनकी जो टैक्स सिस्टम और स्पेंडिंग थी वो स्ट्रांग नहीं थी। जब वो स्ट्रांग नहीं थी तो जो आपके रिसेशन चल रहा था वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाता था, और फिर क्या होता था, वेरिएबल लैग्स जो मीन के वेरिएबल्स डिस्टर्ब कर रहे थे बिटवीन व्हेन चेंजेस आर प्रपोज्ड, कि जब आपकी चेंजेस मीन के प्रपोज की जाती थी कि इस चीज़ को चेंज किया जाए या इस वेरिएबल को या इस इंडिकेटर को आप चेंज करें तो आप रिसेशन से निकल जाएं, एंड व्हेन लॉज बिकम इफेक्टिव, और जब तक लॉ इफेक्टिव होते थे तब तक रिसेशन वो बहुत लॉन्ग पीरियड का हो जाता। वेदर दिस कंक्लूजन इज एक्चुअली ट्रू is the source of considerable debate and will continue to remain so। तो ये जो आपके पास मीन के कंक्लूजन है, ये मीन के एक कंसिडरेबल डिबेट है और इस पर मीन के अभी तक मीन की डिबेट हो रही है। बट दिस डिबेट इज़ लार्जली कैरीड आउट इन द फील्ड ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स। ये जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ में डिबेट की जाती है, आपके मैक्रो इकनॉमिक्स एंड कोर्सेज इन द फील्ड दैट प्लेस वेयर वन कैन लर्न अबाउट द रिसेशन। और वहाँ पे कोर्सेज, उन कोर्सेज में डिबेट की जाती है या मीन की ज़्यादा डिबेट होती है जहाँ पे क्या हो रहा होता है, रिसेशन के बारे में मीन की डिस्कशन की जा रही है। वेयर वन कैन लर्न अबाउट द रिसेशन एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन कंबाइनिंग दैम, और वहाँ पे आपके गवर्नमेंट का रोल देखा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है बैकग्राउंड मीन की सेविंग एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सेविंग और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। द फील्ड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द वास्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग एरिया ऑफ द एकेडमिक स्टडी, कि जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत वास्ट है और मीन के विद द पैसेज ऑफ टाइम रैपिडली वो मूव कर रहा है, या उसे मीन के एकेडमिक स्टडी में वो बूम पे रहा है, या हम मीन कहते हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपैंड हो रहा है। देयर आर अ होस्ट ऑफ द कटिंग इशूज बीइंग इन्वेस्टेड अबाउट व्हाट ड्राइवर कंट्रीज टू ग्रो फास्टर और स्लोअर। हम मीन के ये देखते हैं कि होस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इशू बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये कौन से आपके पास ड्राइवर्स हैं जो किसी इकोनॉमी के ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं या स्लो। बट परहैप्स द मोस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग इशू रेज्ड बाय द लिटरेचर इन द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आपकी जो सेविंग है वो ज़्यादातर फोकस या ज़्यादातर इम्पैक्ट करती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। सेकंड आपके पास है मोर कैपिटल, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। मोर कैपिटल एंड मोर ग्रोथ, ये मेन के ओपिनियन शो किया जा रहा है। पीछे वाला ओपिनियन आपके पास क्या था, सेविंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब नेक्स्ट ओपिनियन क्या है, कैपिटल, मोर कैपिटल एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, ये किस चीज़ के हैं, ये आपके बेसिकली आपके वाई डू वो केयर अबाउट द गवर्नमेंट फिजिकल पोजीशन। अब इसमें मीन के हम देख रहे हैं कि आपके पास आपकी गवर्नमेंट जो फिजिकल पोजीशन है वो कैसे हैंड आउट करती है, तो ये उसकी दूसरी सजेशन है, मोर कैपिटल एंड मोर ग्रोथ। द इंस्टीट्यूशन बिहाइंड द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ द सेविंग इन the institution behind the important role of saving in growth can be seen by returning to the production function। अच्छा, यहाँ पे बात ये हो रही है important role of saving in the growth can be seen, कि जो आपके सेविंग का important रोल है वो किस चीज़ से हम दे सकते हैं, by returning to the production function, कि हम प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ मूव करके when translate labor and capital into output, कि आपके जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस चीज़ को बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि आपके जो इनपुट है वो कैसे आउटपुट में कन्वर्ट हो। रिकॉल दैट फॉर द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फॉल्स एज मोर लेबर इज अप्लाइड टू द फिक्स्ड लेवल ऑफ कैपिटल, कि आपके जो कैपिटल है उसको फिक्स रखा जाए और आप यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करते रहें, तो फिर क्या होगा, जो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी विद द पैसेज ऑफ मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। इन द लॉन्ग रन हाउएवर द कैपिटल नीड नॉट टू बी फिक्स्ड, कि आपके लॉन्ग रन में अगर हम बात करते हैं तो आपके कैपिटल फिक्स नहीं होना चाहिए। ओवर टाइम द लेवल ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड, कि मीन के विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हैं, लेवल ऑफ कैपिटल या मीन के उसको इंक्रीज कर सकते हैं। न्यू प्लांट्स कैन बी बिल्ट एंड मशीन्स कैन बी परचेज एंड एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन, कि आपके जो प्लांट्स हैं उनको आप बिल्ड कर सकते हैं, जो मशीन्स हैं उनको परचेज़ कर सकते हैं और आपके एम्प्लॉयड जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं फॉर प्रोडक्शन। ओके, एम्प्लॉइंग मोर कैपिटल देन राइजेज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि आप फॉर एग्जांपल कैपिटल इनपुट्स आप बढ़ाना स्टार्ट कर दें तो आपकी जो लेबर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। दैट इज वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिविटी इफ they have more and better buildings and machines with which to work, मीन के जो आपके
लोग हैं, अगर उनके पास भी इनके अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी तो उनकी जो माइनर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी. द सेम टाइम ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस कैन बी अप्लाइड द प्रोडक्शन लेवल ऑफ एन इकॉनमी की जो आपके प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात किए तो वो सेम आपके प्रोडक्शन लेवल फॉर इकॉनमी के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं. एज देयर इज़ द मोर कैपिटल इन एन इकॉनमी के, जैसे आपकी मोर कैपिटल इकॉनमी में होगा ईच वर्कर इज़ मोर प्रोडक्टिव, और आपका जो हर वर्कर होगा वो मोर प्रोडक्टिव होगा एंड टोटल सोशल प्रोडक्ट राइज, और आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, राइज करते हैं. ओके जी, नेक्स्ट सजेशन, more saving and more capital. The determination of the size of the capital stock is shown in the figure 4.4. आपकी जो 4.4 फिगर है ना उसमें क्या किया गया है, शो किया गया है कि आपके पास जो कैपिटल स्टॉक है वो कितना है या कितना है. ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द साइज ऑफ द कैपिटल के, ऑन द वर्टिकल एक्सिस प्राइस ऑफ द कैपिटल विच इज़ इंटरेस्ट रेट आर, मीन कि जो आपके पास कैपिटल है उसके आपके वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर कैपिटल शो किया गया. द इंटरेस्ट रेट इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न इन द सेकंड पीरियड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फर्स्ट पीरियड, कि जो आपके पास इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट फर्स्ट पीरियड में करते हैं और सेकंड पीरियड में उसका आपको रिटर्न मिलता है. सो इफ इंटरेस्ट रेट इज़ 10%, दैट मीन्स दैट for each dollar invested in the first period individual receive that the dollar plus 10 extra cent in the second period. मीन कि आपके पास अगर 10% इंटरेस्ट रेट पे आपने कि कोई इन्वेस्टमेंट किए तो जो नेक्स्ट पीरियड में होगा, मीन कि 1 रुपये आपने मीन कि इन्वेस्ट किया था, तो अगर उस पर 10% इंटरेस्ट रेट है तो इन फ्यूचर फिर क्या होगा, उस पर आपको 10 सेंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, मीन कि 1 रुपी एंड 10 सेंट आपको रिटर्न आएगा. ओके, द डिमांड फॉर द कैपिटल इज़ ड्राइवन बाय द फर्म इन्वेस्टमेंट डिमांड्स, कि जो आपके पास कैपिटल की डिमांड है वो किस चीज़ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिमांड से. दिस डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द फर्म आर लेस विलिंग टू पे द हाई इंटरेस्ट रेट टू द फाइनेंस देयर मशीन्स, कि ये जो आपके पास कर्व होता है ये नेगेटिव स्लोप होता है. वो नेगेटिव स्लोप क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि आपकी जो फर्म्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि हम जो रिटर्न कैपिटल पर जो रिटर्न, मशीन्स पर जो रिटर्न है वो ज़्यादा दें या उस पर ज़्यादा फिनांस करें. ओके, द हायर द इंटरेस्ट रेट द मोर दैट फर्म मस्ट पे इन्वेस्टर टू ऑब्टेन द मनी टू इन्वेस्ट. ठीक है, कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो फिर क्या करेंगे, द मोर दैट द फर्म मस्ट पे द इन्वेस्टर टू ऑब्टेन द. ओके, तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो फिर जो आप इन्वेस्टर जो है वो जब लोन देने के लिए तैयार होंगे तो उनको जब रिटर्न किया जाएगा तो उनको रिटर्न में ज़्यादा देना पड़ेगा. तो आपके जो मीन के फर्म ओनर होते हैं वो इस चीज़ से जान छुड़ाते हैं कि हमने ज़्यादा मशीन पे इन्वेस्ट नहीं कर. सो द लेस अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बिकम्स, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाती है, लेस अट्रैक्टिव. द सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट द सेविंग डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो आपके पास सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व को पहले हमने रिप्रेजेंट किया. डिमांड कर्व क्या था, इन्वेस्टमेंट डिमांड थी. अब सप्लाई कर्व क्या है आपके पास, जो आपकी फिगर 4.4 बुक में गिवन है. सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट द सेविंग डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल, कि आपके पास सिर्फ सेविंग कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपके पास सप्लाई कर्व वो सेविंग डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, ये यहाँ पे मैं फिगर लगाना भूल गया हूँ, तो ये आपने बुक से कंसर्न करना है. इंडिविजुअल फेस अ डिसीजन अबाउट वेदर टू कंज्यूम देयर इनकम टुडे और सेव सम ऑफ इट फॉर टुमारो, कि हर बंदा ना ये चॉइस रखता है कि मैं आज कंज्यूम कर लूँ या फ्यूचर के लिए क्या कर दूँ, इन्वेस्ट कर दूँ. एज इंटरेस्ट रेट राइजेज ईच डॉलर ऑफ डिलेड कंजम्पशन यील्ड मोर द कंजम्पशन टुमारो, मीन के अगर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट राइज करता जाता है तो फिर आपका जो अभी आपने कंजम्पशन नहीं कि बल्कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो आपको कल मीन के रुपीज़ मिलेंगे रिटर्न में विद इंटरेस्ट रेट, तो वो आप मीन के ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकें या कंजम्पशन आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी कल आने वाले दिन में. बिकॉज इंडिविजुअल आर मोर विलिंग टू सेव देयर मनी एंड लेंड इट आउट टू फर्म एट हायर इंटरेस्ट रेट. क्यों, ये क्या वजह है, क्योंकि आपका जो हर इंडिविजुअल है वो क्या चाहता है कि वो अपनी मनी को सेव करे, जो उसके पास इनकम है विद इन हैंड वो सेव करे और उसे क्या करे, लेंड कर दे किसको, उन फर्म्स को जो हाई इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार. द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, इसीलिए आपका सप्लाई कर्व क्या है वो अपवर्ड स्लोप रखता है. दैट इज जस्ट एज हायर वेजेस बिकॉज इंडिविजुअल टू टेक लेस लेयर, कि जो आपके पास हायर वेजेस इंडिविजुअल्स की होती हैं वो क्या करते हैं,
फिर लेयर को प्रेफर नहीं करते, वो लेस प्रेफर करते, मोर वर्क की तरफ प्रेफर एंड हैव मोर कंजम्पशन। और जब वो वर्क ज़्यादा करते हैं, अर्निंग उनकी ज़्यादा होती है, लेयर कम करते हैं, तो फिर क्या होता है, कंजम्पशन क्या हो जाती है ज़्यादा। अ हायर इंटरेस्ट रेट काजेज इंडिविजुअल टू कंज्यूम लेस। अगर आपके पास हायर इंटरेस्ट रेट हो जाए तो फिर जिसके पास इनकम आ रही है तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो उसके पास जो एग्रीगेट डिमांड जो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है वो इन्वेस्ट हो जाती है, और उसकी कंज्यूम करने के लिए क्या होती है, उसके हैंड में मनी लेस होती है। एंड सेव मोर टुडे, और वो सेव क्या करते हैं, आज के दिन वो सेव कर देते हैं इन ऑर्डर टू हैव द मोर कंजम्पशन इन द फ्यूचर। वो फिर ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, ज़्यादा कंज्यूम करूँगा। In a competitive capital market, the equilibrium amount of the capital is determined by intersection of the demand and supply। कि आपकी जो competitive market है उसमें हम कहाँ से आपकी मीन के capital amount equilibrium the amount of the capital is determined, कहाँ से आप मीन के capital market में capital amount को कहाँ से मेजर करते हैं, जहाँ पे आपकी supply और demand आपस में intersect करें। This level of the capital then rents of the production function, दिस लेवल ऑफ द कैपिटल देन एंटर्स द प्रोडक्शन फंक्शन। इस लेवल पे फिर क्या होता है, आप प्रोडक्शन फंक्शन में एंटर हो जाते हैं, अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ द लेबर ड्राइव फ्रॉम द टाइप ऑफ द लेबर मार्केट एनालिसिस डिस्कस इन द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। मीन के जैसे कि आपने लेबर को प्रीवियस चैप्टर में मीन के प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, द रिजल्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट फॉर द सोसाइटी, के मीन के रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, आउटपुट फॉर सोसाइटी आप प्रोड्यूस करेंगे। ओके जी। तो आज जो है हम अपना मेन लेक्चर यहाँ पे एंड करने लगे हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना लेक्चर द फेडरल बजट, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे करेंगे। थैंक यू।